हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। मैं आज आपको क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 9 इंटरनल ट्रेड को करवाने जा रहा हूं। आज हम इसके टॉपिक ट्रेडिंग के मीनिंग, उसके फीचर्स और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जिसमें कि होलसेल और रिटेल कवर होगा, इसको करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं इस इंटरनल ट्रेड चैप्टर को 2 वीडियोज़ में करूँगा। आज ये इसकी पहली वीडियो है। इसकी सेकंड वीडियो के लिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। मतलब हम बना बनाया सामान मैन्युफैक्चर नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये नोटबुक है, हम बाज़ार से ख़रीदते हैं और उसको प्रॉफिट अपना ऐड करके उसको बेचते हैं। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ ए कंट्री, इट इज़ नोन एज इंटरनल ट्रेड। जब हम अपने देश के बाउंड्रीज़ के अंदर ही सामान को बेचते या ख़रीदते हैं, चाहे वो एक बाज़ार में ही बेच रहे हो, चाहे एक शहर के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर के अंदर, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनल ट्रेड। दैट इज़ कॉल्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ ए कंट्री। इंटरनल ट्रेड के फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन ए कंट्री। ये तो आपको पता चल ही गया है। द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम कंट्री करेंसी ओनली। होम करेंसी मतलब जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, तो होम करेंसी में ही ट्रेडिंग होगी। हम इंडिया में यदि डील करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ कोई सामान खरीदते हैं, तो डॉलर या पाउंड में तो नहीं करते ना, हम उस पर रुपीज़ से ही बात करते हैं, रुपीज़ ही पे करते हैं और डीलिंग हमारी रुपीज़ में ही होती है। देयर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ टू बी कंपाइल्ड बाय द ट्रेडर्स। इसमें बहुत सी कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो ट्रेडर्स को पूरी करनी पड़ती हैं, और कई बार जैसे सोल प्रोप्राइटर में तो कोई फॉर्मेलिटी होती ही नहीं है। Various local modes of transport can be used for transfer of goods and services। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे रेल ट्रांसपोर्ट, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, और सर्विसेज भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए हम अलग अलग रास्ते या मीडियाज़ अपनाते हैं। जैसे सर्विसेज के लिए कई बार हम टेलीकम्युनिकेशन का या नेटवर्क कम्युनिकेशन का भी सहारा लेते हैं, इंटरनेट का भी सहारा लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जिसमें हम बहुत ज़्यादा बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में गुड्स को खरीदते हैं। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज़ नोन एज होलसेलर। उसको होलसेलर बोलते हैं। और होलसेलर बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, और वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है और रिटेलर को गुड्स बेचता है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बात करते हैं कि होलसेल ट्रेड के फीचर्स क्या हैं, या यूँ कह लो कि होलसेलर के क्या फीचर हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट की। होलसेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। अगर मैं आपको एक यहाँ छोटी सी चेन बना के दूँ, सबसे पहले क्या आएगा? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से सामान किसको जाता है? होलसेलर को, होलसेलर को, ठीक है जी। और होलसेलर के बाद किसके पास जाएगा? रिटेलर के पास, ठीक है जी। तो होलसेलर जिसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं, वो चेन किसके बीच की है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के जो डायरेक्ट संबंध नहीं बन पाता, वो डायरेक्टली माल इसको बेच नहीं सकता या बेचना नहीं चाहता, वो होलसेलर के थ्रू रिटेलर के पास आता है। राइट जी। आगे है होलसेलर डील्स विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन, मतलब एक तरह का सामान बेचने में ही एक्सपर्ट होता है, या एक तरह का सामान ही वो बेचता है। फॉर एग्जांपल किसी के पास कोक की एजेंसी है, वो कोक का ही सामान बेच रहा है। फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर कॉस्मेटिक की कोई एजेंसी है, तो वो कॉस्मेटिक का सामान ही होलसेल में बेच रहा है। होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ द गुड्स। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में सामान होता है, जैसे कि हमें पता है स्टॉक बेचने को होता है, और उनका बहुत सारा पैसा कैपिटल के रूप में स्टॉक में इन्वेस्ट रहता है। जनरली स्टॉक ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज़ लो, तो उनका जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो थोड़ा सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू रिटेलर। तो अब बात करेंगे कि सर्विसेज, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कौन सी सर्विसेज देता है। सबसे पहले इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बनाता है, और ये मैन्युफैक्चरर की हेल्प करते हैं सामान को उठाने में। सामान वो उनसे खरीद लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके रिटेलर्स को बेचते हैं। सेल प्रमोशन करने में भी ये मैन्युफैक्चरर्स की हेल्प करते हैं। मार्केट इन्फॉर्मेशन भी ये मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा सामान मार्केट में बिक रहा है और कौन सा सामान मार्केट में नहीं बिक रहा। मैन्युफैक्चरर अगर 5000 गुड्स बनाता है फॉर एग्जांपल, तो वो आगे 5 मैन्युफैक्चरर्स को बेचता है,
सॉरी होलसेलर्स को बेचता है तो हज़ार पीस वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इस तरीके से होलसेलर मैन्युफैक्चरर के स्टोरेज का भी काम करता है। वो फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को सारा सामान एक दिन में तो बिक नहीं जाएगा, तो जब वो होलसेलर को बेचता है तो होलसेलर उसको पेमेंट कर ही देता है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर को भी पैसा मिल जाता है आगे काम चलाने के लिए, क्योंकि सामान एक्चुअल में रिटेलर तक पहुंचते हैं, वो फिर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचते थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन होलसेलर जब डायरेक्टली माल मैन्युफैक्चरर से खरीद लेता है तो एक तरह का उसको फाइनेंस भी मिल जाता है मैन्युफैक्चरर को। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्राइस, वो अपने प्रोडक्शन प्राइस पे कंसर्न रहता है मैन्युफैक्चरर, उसका प्राइस स्टेबल रहता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन प्राइस स्टेबिलिटी। अब हम बात करेंगे सर्विसेज टू रिटेलर। रिटेलर्स को क्या सर्विस देता है, क्योंकि रिटेलर बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में एक आइटम नहीं रखता, वो थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी आइटम्स को इकट्ठा कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर के पास तो जहाँ तो कोक का स्टॉक होगा या पेप्सी का स्टॉक होगा या लिम्का का स्टॉक होगा फॉर एग्जाम्पल, या थम्स अप का स्टॉक होगा। वो 4-5 होलसेलर से सामान इकट्ठा कर लेता है और रिटेलर को ये वैरायटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिटेलर इससे होलसेलर से उसको वैरायटी मिल जाती है, रेगुलर सप्लाई मिल जाती है उसे मैन्युफैक्चरर से, सॉरी होलसेलर से। फाइनेंसिंग, तो ये थोड़ा थोड़ा सामान अपने होलसेलर से लेता रहता है, तो एक तरह का इसको सामान उधार मिल जाता है होलसेलर से और वो उसको यूज़ करता रहता है, पैसा उसका यूज़ करता रहता है। रिस्क बेयरिंग, ये होलसेलर का रिस्क भी बेयर करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी इसको रिटेलर से पता चलती है। ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी उनको देता है और पब्लिसिटी करने में भी होलसेलर की मदद करते हैं रिटेलर्स। ये तो था स्टूडेंट्स हमारा होलसेल ट्रेड के बारे में। अब हम बात करेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। रिटेल ट्रेड से हमारा मतलब क्या है? इट इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द सेल ऑफ गुड्स। रिटेल ट्रेड क्या मैंने जैसे बताया, ये लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, क्योंकि जैसे हमने पिछले पेज में भी पढ़ा था कि सबसे पहले क्या आएगा? मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर और उसके बाद क्या आता है? रिटेलर। ये लास्ट पर्सन है जो अल्टीमेट कस्टमर को या कंज्यूमर को सामान बेचता है। तो ठीक है, कस्टमर डायरेक्टली रिटेलर के कांटेक्ट में ही रहता है। सो ये लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अ रिटेलर बाइज गुड्स from a wholesaler and sells them to the consumer. A retailer may be defined as a dealer in goods and services who purchase from a manufacturer, wholesaler and sells to the ultimate consumer. The person who carries on a retail trade, उसको क्या बोलते हैं? रिटेलर। जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान को होलसेलर से उठाता है और थोड़ा थोड़ा सामान कस्टमर को, डायरेक्ट कस्टमर को या कंज्यूमर को बेचता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर। और उस ट्रेड को क्या बोलते हैं? रिटेल ट्रेड। फीचर क्या है रिटेल ट्रेड के या रिटेलर के? इट इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। रिटेलर सेल्स गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। रिटेलर डील्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिटेलर्स बाय एंड सेल्स गुड इन स्मॉल क्वांटिटीज। रिटेलर इज़ जनरली लोकेटेड इन द रेजिडेंशियल एरिया। इनकी दुकानें ज़्यादातर रेजिडेंशियल एरिया में होती है, जहाँ पे कस्टमर उनको ईजिली और जल्दी मिल जाते हैं और लार्ज क्वान्टिटी में कस्टमर होते हैं। बहुत सारे लोग जहाँ होते हैं रेजिडेंशियल इलाकों में, वहाँ इनकी दुकानें इजीली चल जाती हैं। अब बात करेंगे सर्विसेज रिटेलर टू कंज्यूमर। उनको क्विक सप्लाई मिल जाती है। अब मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास तो कोई भी कस्टमर डायरेक्टली एक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, एक चिप्स का पैकेट लेने के लिए तो नहीं जाता ना, तो वो किससे लेते हैं? हम रिटेलर से ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी, मतलब लार्ज वैरायटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स की बात करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स की बात करो, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करो, तो वो हमें रिटेलर से मिलते हैं। रिटेलर आल्सो गाइड्स द कंज्यूमर्स कि उनके लिए कौन सा सामान ठीक है और कौन सा सामान उसके लिए ठीक नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस भी रिटेलर प्रोवाइड करता है। होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी कस्टमर को रिटेलर प्रोवाइड करता है। कन्वीनियंट लोकेशन पे होता है जहां उसको ट्रेस करना या उसकी दुकान पे पहुंचना इजी होता है। और वो क्रेडिट फैसिलिटी भी कई बार अपने कस्टमर्स को, डेली वाले कस्टमर्स को दे देते हैं, रोज़ जो सामान उनसे लेते हैं। अब बात करेंगे कि सर्विसेज वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को कौन सी सर्विसेज देता है? रिटेलर। सबसे पहले कि उनके लिए एक लगाई मार्केट मिल जाती है। अगर रिटेल की दुकान अच्छी चल रही है तो हर मैन्युफैक्चरर या होलसेलर चाहता है कि इस दुकान पर उनका सामान, रिटेल की शॉप पर उनका सामान ज़रूर बिके। उसके बाद ये प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं होलसेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों को कि किस तरीके का सामान कस्टमर पसंद करता है और किस तरीके का नहीं।
रिस्क बेयरिंग, उसके लिए रिस्क भी लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट डिस्टेंट प्लेसेस, और ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ पे होलसेलर या मैन्युफैक्चरर खुद जाके सामान नहीं बेच सकते, वहाँ रिटेलर की छोटी छोटी दुकानें जहाँ खुली होती हैं दूर दराज इलाकों में, वहाँ भी सामान बेचने में ये हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये होलसेल और रिटेल वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये ट्रेड समझ आ गया होगा, होलसेल और रिटेल ट्रेड। हम इसके साथ ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। अगली वीडियो में हम इसके अगले रिमेनिंग पोर्शंस को करेंगे और चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।